नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और मिस्टर 420 में। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। नागराज और मिस्टर 420। मुंबई शहर में इन दिनों धूम मचा रखी थी चमत्कारी सर्कस कंपनी ने। जहां कहीं भी चमत्कारी सर्कस कंपनी का शो होता है मैं जरूर पहुंचता हूं। अरे भाई, इनके शो भी तो अद्भुत व आश्चर्यजनक होते हैं, कोई छोड़ भी कैसे सकता है। हाउसफुल था, टिकटें ब्लैक में बिक रही थी। पिंजरे में बंद था एक आदमी। व्यक्ति की बहादुरी शेरों के बीच, काश मैं भी इतना ही बहादुर होता। शो की लोकप्रियता का अंदाज इस बात से सहज हो गया कि वहां नागराज भी मौजूद था। अगर इसमें कहीं कोई फाउल प्ले नहीं है तो वाकई यह आदमी बहुत बहादुर है। फाउल प्ले यानी धोखेबाजी की गंध क्यों सूंघ रहा था नागराज। नागराज की तेज निगाहें उस बहादुर व्यक्ति को भेद सी रही थी। इसकी आंखों में जीवन का कोई आसार नजर नहीं आ रहा मुझे। तभी नागराज की निगाहें केंद्रित हो उठी, जिसका मतलब था कि वह किसी को सम्मोहित कर रहा है। सम्मोहित हुई दो निगाहें और सम्मोहित शेर ने नागराज के इशारे पर छलांग लगा दी उस बहादुर व्यक्ति पर। ग्रर। नागराज ने ऐसा क्यों किया? क्यों एक जिंदगी को दांव पर लगाया? उपस्थित हर दर्शक के मुंह से चीखें उबल पड़ी जब शेर के जबड़े में बहादुर व्यक्ति का पूरा मुंह समा गया। ई अगले पल बाकी के शेर भी कूद पड़े उस उत्पात में। गर्र। बोटी बोटी नोच डालनी थी अब उस युवक की खूंखार शेरों ने। कुछ ही पलों बाद जब शेरों का गुस्सा शांत हुआ, शिकार को छोड़ वे वापस पलट गए। दर्शकों के मुखों से निकली और चीखें, किंतु आश्चर्य रूपी, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। उफ, हाय राम, धोखा। नागराज के मुख पर खेल गई एक मुस्कान। उसकी आंखों व चलने के अंदाज से मुझे उसके मशीनी होने पर शक हो गया था। एक बड़ी धोखेबाजी का भांडा फोड़ा नागराज ने। शहर के दूसरे कोने में चल रहा था चमत्कारी सर्कस कंपनी का दूसरा शो। यह व्यक्ति 15 दिनों से इस शीशे के केबिन में 2000 जहरीले सांपों के बीच रह रहा है, जो कि एक असंभव सा कार्य है। वही गंध नागराज ने यहां भी सूंघी। फाउल प्ले यानी धोखेबाजी, जिसका पर्दाफाश करके रहूंगा मैं। आंखों में घूम उठे उन घेरों का अभिप्राय है कि नागराज किसी को सम्मोहित कर रहा है। दो निगाहें बंद गई उस सम्मोहन में। तूफान की तरह उठा युवक केबिन में घूमते सांपों को उठाकर तोड़ने लगा। वह दर्शकों के बीच यह दृश्य देख सनसनी सी दौड़ गई। यह क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अब वह नाग इसे जीवित न छोड़ेंगे। युवक ने कुर्सी उठाई और शीशे के केबिन की दीवारों पर मारने लगा। केबिन से निकलकर नाग दर्शकों की ओर दौड़े। दर्शकों में मच गया हड़कंप, हाहाकार मच गया वहां। किंतु आश्चर्य मिश्रित स्वरों के बीच सब थम गया। अरे रुको रुको, या तो नकली मशीनी नाग हैं। अरे हाँ, या तो मशीनी नाग ही हैं। एक और बड़ा भंडाफोड़ हुआ था उस दिन नागराज के द्वारा। उसी रात बंबई की एक ऊंची इमारत के नीचे लगी हुई थी असंख्य लोगों की भीड़। इस 42 मंजिली इमारत की छत से चमत्कारी सर्कस कंपनी का आदमी छलांग लगाकर सही सलामत नीचे पहुंचकर दिखाएगा। उस जाबाज युवक ने दर्शकों का अभिवादन किया। यह आत्महत्या की कोशिश साबित होगी। यह व्यक्ति जीवित नीचे नहीं आएगा। फिर वह छत पर जाने के लिए पलटकर इमारत में प्रविष्ट हो गया। दर्शक सांस रोककर उसके छत पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। नीचे गिरते ही उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। उफ, मैं यह दृश्य कैसे देखूंगी? यहां क्या घोटाला हो सकता है? नागराज का सोचना भी गलत साबित हो सकता है क्या? इमारत की 42वीं मंजिल की छत पर रोशनी के बीच दिखाई दिया वह युवक। किसी भी क्षण कूदने के लिए तैयार था वह। देर की जा रही थी तो बस दर्शकों के हृदयों में थ्रिल बढ़ाने के लिए। अचानक नागराज की निगाहें घूमी पिछली इमारत की तरफ। इस व्यक्ति पर रोशनी इस इमारत की छत से फेंकी जा रही है। भीड़ में से निकला नागराज। कुछ क्षण पश्चात वह उस इमारत की लिफ्ट तक पहुंच गया। लगता है इस फाउल प्ले यानी घोटाले का भी पर्दाफाश मैं ही करूंगा। दिलों में खेलता रोमांच जब चरम सीमा पर पहुंचा, जाबाज युवक कूद पड़ा छत पर से। किंतु तभी उसका जमीन की ओर गिरता शरीर हवा में स्थिर हो गया। दर्शकों में मची खलबली। अरे यह क्या? यह युवक हवा में ही कैसे लटका रह गया? कुछ देर पश्चात दर्शकों की भीड़ को चीरता नागराज पहुंचा इमारत के सामने। उपस्थित दर्शकों, आप जिसे हवा में अटका शरीर समझ रहे हैं वह वास्तव में उस सामने वाली इमारत से प्रक्षेपित किया जा रहा है उस जाबाज युवक का त्रिआयामी अक्स है। नागराज की सूचना पाकर वहां पहुंच चुकी पुलिस ने गिरफ्तार किया चमत्कारी सर्कस कंपनी के सभी कर्मचारियों को और इमारत में छुपे उस जाबाज युवक को भी। चमत्कारी सर्कस कंपनी की आड़ में चल रही किसी बड़ी 420 का भांडा फोड़ूंगा मैं इसके सरगना को शीघ्र पकड़वा कर। देश में हुए इस कांड से मची थी कहीं तीव्र खलबली। चमत्कारी सर्कस कंपनी के नाम से घोटाले करने वाले उस 420 व्यक्ति मिस्टर अंटे की तलाश है पुलिस को। पुलिस फाइल में जिसका नाम रखा गया मिस्टर 420। रिमोट का बटन दबा और स्क्रीन पर छा गया अंधेरा। मिस्टर 420 नाम दिया गया हमें। जेंटलमैन, आपने देखा किस तरह नागराज ने हमारे सभी वे धंधे बंद कराए जिनसे हमें प्राप्त होता था पैसा, जिसकी बदौलत चल रही थी चमत्कारी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो बना रही है ऐसी अद्भुत कंप्यूटर प्रणाली जिससे तैयार माइक्रोचिप्स हम जिस भी शातिर अपराधी के मस्तिष्क में रोपित कर देंगे वह हमारे आदेश मानने पर मजबूर होगा और अपने फन, अपनी कला के बलबूते पर बड़े से बड़ा अपराध बिना किसी डर, बिना झिझक करेगा।
अब उस पैसे की प्राप्ति के लिए अपनाना पड़ेगा हमें दूसरा रास्ता। बंबई के एक मल्टी मिलीनियर मिस्टर डिसूजा के साहबजादे की कार के पीछे पड़े थे 4 मोटरसाइकिल सवार खूंखार गुंडे। हम कहते हैं गाड़ी रोको वरना शूट कर देंगे। गाड़ी मत रोकना ड्राइवर, मैं इनकी मोटरसाइकिल अभी गिरा देता हूं। सामने से आती टैक्सी को देख उनके सब्र का बांध टूट गया। कुंटा जल्दी करो, इसे गोलियों का स्वाद चखाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही शहर के अंदर पहुंच जाएं हम। ठीक कहते हो। गोलियों की थरथराहट से गूंज उठी सड़क। टैक्सी झटके के साथ एक साइड में रुकी। एक जाना पहचाना चेहरा बाहर निकला, उसमें से अपहरण की कोशिश की जा रही लगती है। ओवरकोट उतारकर नागराज तेजी से टैक्सी से बाहर निकला और दरवाजा खोल ड्राइवर को अंदर धकेल खुद ड्राइविंग सीट पर जम गया। जल्दी से परे सरक जाओ, मैं नागराज हूं, उस बच्चे को मेरी मदद की आवश्यकता है। अगले क्षण गति पकड़ टैक्सी घूम चुकी थी गुंडों की दिशा में। आने वाले खतरे से बेखबर सड़क किनारे गाड़ी रुकवाने में तल्लीन हो गए थे गुंडे। चल बेटा सैंडो, अब तेरे बाप से 30 लाख रुपया मांगेगा बॉस, जो हंसते हंसते देगा वाह, हा हा हा। मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गाड़ी में दाखिल हो गए चारों। चलो कुंटा, ले चलो कार अड्डे पर। किंतु कुंटा कार ना चला सका क्योंकि उसके हाथ बन चुके थे स्टीयरिंग व्हील के साथ। नाग, हाँ नाग यानी नागराज के पहुंचने का संकेत। कुछ ही देर पश्चात मिस्टर डिसूजा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे अपने बेटे सैंडो के साथ। डैडी, नागराज ने उन बदमाशों की वो धुलाई की कि अब सारी उम्र अपराध नहीं करेंगे वो। थैंक्स नागराज, यदि मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो हम जिंदा नहीं रह पाते। सनसनी मच गई जब यह खबर मिस्टर 420 के पास पहुंची। नागराज नागराज नागराज, चंद घंटों में तबाह कर दिया उसने हमारे प्रोजेक्ट को। कुंटा व उसके आदमियों पर भरोसा है मुझे, वे पुलिस के आगे टूटेंगे नहीं, किंतु फिर भी अब हमें यह ठिकाना बदलना होगा। पर अपने अगले अंजाम से भी वाकिफ न था वह। तभी उस पैनी आवाज ने थर्रा दिया उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय। ठिकाना बदलने की अब तुम्हें जरूरत नहीं मिस्टर अंटे उर्फ मिस्टर 420, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना बदलने आ पहुंची है अब पुलिस। क्रोध से उबल उठा मिस्टर 420 नागराज को देख। नागराज! शिक्षों के पीछे पहुंच गए चमत्कारी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी चेहरे। नागराज! सिगार को चबाता चला गया वह अत्यधिक क्रोधवश। मिस्टर डिसूजा के घर शानदार डिनर पर आमंत्रित था नागराज। मिस्टर डिसूजा, आपके चैरिटी अनाथालयों व अस्पतालों के बारे में बहुत सुना है मैंने। कल सुबह मैं आपको अपने सभी अनाथालय व अस्पताल दिखाने ले चलूंगा। सैंडो व डिसूजा से बहुत सी बातों व कुछ देर के आराम में कट गई वह रात। अगले दिन मिस्टर डिसूजा नागराज को ले चले दिखाने डिसूजा चैरिटेबल अस्पताल व अनाथालय। नागराज, इनकम टैक्स देने के बाद मेरी कमाई का 70% हिस्सा चैरिटी के काम आता है। आप धन्य हैं मिस्टर डिसूजा, जो गरीबों के लिए कमाते हैं। इन जरूरतमंदों के लिए मिले मुफ्त इलाज व दवा के बदले निकलती इनकी लाखों दुआएं आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। इनकी दुआओं का ही तो नतीजा है नागराज, जो सैंडो को बचाने तुम पहुंच गए। अस्पताल से निकले वे कार में सवार हुए और डिसूजा चैरिटेबल अनाथालय पहुंचे। नागराज, इस अनाथालय में बहुत से अंधे बच्चे पल रहे हैं। अंधे बच्चे? हाँ, अंधे बच्चे। हमारे डॉक्टरों ने शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि मोरका नस्ल के सांप का विष इस्तेमाल किया जाए तो इन बच्चों के रेटिना पर चढ़ा जाला काटा जा सकता है और इनकी आंखों में रोशनी लाई जा सकती है। किंतु मोरका नस्ल के सांप मुहैया न हो पाने की स्थिति में यह संभव है, यही ना? मैं ला कर दूंगा इन्हें मोरका नस्ल के सांपों का विष, किंतु इस कार्य में 10 दिन लगेंगे। ओह नागराज, अगर यह संभव हो गया तो डिसूजा तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। डिसूजा, तुम महान आदमी हो, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे विचार सब महान हैं। फिर नागराज ने विदा ली डिसूजा से नागमणि द्वीप के लिए। डिसूजा, मैं जा रहा हूँ, जल्दी आऊँगा। अपने डॉक्टरों को कहना कि तैयार रहें, हमें तुम्हारा बहुत इंतजार रहेगा नागराज। हेलीकॉप्टर उड़ चला। मोरका नस्ल के नाग केवल नागमणि द्वीप में ही रह गए हैं, वह भी सीमित संख्या में। इस युग का वातावरण उन्हें माफिक नहीं आता, इसलिए वे खत्म होते जा रहे हैं, किंतु मानवता के नाते मैं उन्हें विष देने को राजी कर लूंगा। मुकदमा चला मिस्टर 420 पर और सजा काटने के लिए उसे व उसके वैज्ञानिक साथियों को एक सुरक्षित जेल में भेज दिया गया। देश भर के शातिर व खूंखार अपराधी थे इस जेल के कैदी। जेल में एक दादा होता है जिसका हुक्म अन्य सभी कैदी मानते हैं। कौन लड़ रहा है यह जेल में? साले नया आया है तभी नहीं मालूम, दादा पेड्रो है। जेल में जेलर की नहीं उसकी हुकूमत चलती है। पास आए तो सलाम ठोकियो, वरना वो ठोक देगा, समझा? हाथों को सेक आगे बढ़ा दादा पेड्रो। कोई और है जो ललकारेगा दादा पेड्रो को? हर चेहरे पर दौड़ रही थी हवाइयां। उसी दिन जेल के एक सुनसान कोने में हुई एक बड़ी डील। तुम्हारा प्लान जरूर सफल होगा, इसी में तुम्हारा, हमारा और हमारे बहुत से साथियों का फायदा है। रात्रि के भोजन के लिए इकट्ठे हुए सभी कैदी खड़े थे पंक्तिबद्ध। क्या देरी है, भूख के मारे जान निकल रही है। चुप मूर्ख, दादा खाए उसके बाद खाना। भूख के मारे जान निकल रही थी मिस्टर 420 की। वह लाइन तोड़ बाहर निकल आया। मैं नहीं रुक सकता किसी के लिए, अब देख लूंगा तुम्हारे पेड्रो को भी। आगे के हौलनाक परिणामों से दहल गया प्रत्येक कैदी का दिल। वह जैसे ही घुमा, एक जबरदस्त ठोकर ने उसकी प्लेट उछाल फेंकी। आज कुछ ज्यादा ही खौफनाक था दादा पेड्रो का स्वर। अब तू भूखा ही मरेगा भेड़ू। मर गए भूखा मारने वाले, आज के बाद तेरी दादागिरी खत्म हो जाएगी पेड्रो। पहला वार किया मिस्टर 420 ने।
ब्लैक बेल्ट हासिल है कुंफू में। कुंफू के आगे बड़ा शरीर मायने नहीं रखता। हर शख्स हैरान था। पहली बार वार किया था दादा पेड्रो पर। पेड्रो उछला। तेरी, तूने दादा पेड्रो को नहीं यमराज को ललकारा है। मुंह से जलता हुआ सिगार निकाला 420 ने पेड्रो के मुंह में घुसेड़ दिया। ले इस आग का स्वाद चख यमराज के चाचा। पेड्रो का हलक तक जलाता चला गया सिगार। 420 ने उसे हाय, किंतु विद्युत गति से उठकर दौड़ा पेड्रो 420 की ओर। 420, तेरी मौत बहुत भयंकर होगी अब। अगले पल हवा में टंगा हुआ था मिस्टर 420। जेल का जेलर भी मेरे बाद खाना खाता था। 420 के हाथ आया भोजन का बर्तन। उसने दे मारा पेड्रो के मुंह पर। मिर्च पहुंची पेड्रो की आंखों में। दर्द से आंखें मिचियाते पेड्रो ने उछाल फेंका 420 को। उसकी कमर टकराई पक्की धरती से। किंतु इस वक्त दर्द से नहीं, मौत से बचना था। ये ले, साफ कर दूं तेरा मुंह। साबुन के झागों से लिपटा ब्रश टकराया पेड्रो के मुंह से। खुलने की कोशिश करती आंखें फिर बंद हो गई। दादा पेड्रो से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा तुझे 420। कूद पड़ा 420 पेड्रो की पीठ पर। पेड्रो की गर्दन जा फंसी साबुन वाली बाल्टी में। फिर कोई मौका न मिला पेड्रो को। ढिशुम, दादा की सारी दादागिरी धो डाली उसने। धूम, आह, बुरी तरह हाय हाय निकल रही थी। और उस प्रलंकारी ठोकर ने तो दम ही निकाल दिया पेड्रो का। बस बस, और नहीं मारो, मैं हारा, तुम जीते दादा 420। ठीक है बच्चे, जा माफ किया। आज से जेल का दादा था मिस्टर 420। अब जेल में चलनी थी उसकी हुकूमत। एक दिन जेलर के एक गुप्त कक्ष में, वाह मिस्टर 420, सभी कैदी तुम्हारा हुक्म मानेंगे। हा हा हा, हमारा प्लान सफल रहा और मैं तो हूं ही तुम्हारे हुक्म का गुलाम। बड़ी 420 खेलने जा रहा था मिस्टर 420। बंबई शहर में एकाएक जन्म हुआ लूट गैंग का। हम है लूट गैंग, सब लूट लेंगे। लूट शुरू हुई लूट गैंग की। ले भागे हुए नोटों से भरा बैग। पुलिस ने ललकारा लूट गैंग को, हथियार फेंक दो नहीं तो मारे जाओगे। उफ, या तो रुक नहीं रहा, क्योंकि लूट गैंग के दिलो दिमाग से खौफ, डर व भय निकाल फेंका गया था। इंसान के रखवाले उठ खड़े हुए लूट गैंग को समाप्त करने के लिए। फायर! किंतु उनके हथियारों से पहले गरज उठी उसकी स्टेन गन। मैं हूं गन मास्टर G9, लूट गैंग का प्रोटेक्टर। हर लूट गैंग के साथ चलता है। एक एक गोली एक एक सिपाही की जिंदगी हरती चली गई। अपना काम पूरा कर भाग लिया गन मास्टर प्रोटेक्टर, जो लूट गैंग को ऐसे किसी भी संभावित खतरे से बचाता है। गन मास्टर G9 का निशाना कभी खाली नहीं जाता। अंधेरे में विलीन हो गया लूट गैंग व उसका प्रोटेक्टर। उसी रात शहर के दूसरे हिस्से में लूट गैंग का दूसरा दल लूट रहा था बैंक। शाबाश बच्चों, निकल चलो जल्दी। सभी वैन में सवार होते चले गए। बाकी बचा उनका प्रोटेक्टर बुचर, जिसकी छाती से आ लगी थी एक गार्ड की पिस्टल। चाकू फेंक कर उन्हें रोको, वरना। उन्हें रोकूं? अबे उन्हें तो अब ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता। हाथ घुमा बुचर का और हाथ कट गया गार्ड का। बुचर कहते हैं मुझे, बुचर यानी कसाई। पिस्टल बिना कोई करतब दिखाए जमीन पर शहीद हो गई। कानून व्यवस्था को अंगूठा दिखाता गया लूट गैंग। हा 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 हा, हम है लूट गैंग, सब लूट लेंगे। सफर कर रहा था नागराज। मोरका नस्ल के नागों का पर्याप्त विष पाने में कामयाब रहा हूं मैं। अंधे बच्चों को मिलने वाली रोशनी की चमक दिखाई दे रही थी नागराज की आंखों में। मिस्टर डिसूजा या विष पाकर खुशी से नाच उठेंगे। इस वक्त तो मौत के भय से भाग रहे थे मिस्टर डिसूजा। धाए धाए, ठा ठा, हा हा हा, लूट गैंग है हम, सब लूट लेंगे। लूट गैंग जो लूटने आया हुआ था उन्हें घेर लिया उसे लूट गैंग ने। हा हा हा, ला चाबी दे तिजोरी की, ले लो। लूट गैंग को कुल 16 मिनट लगे। अलविदा डिसूजा, तू जिंदा रहा तो हम फिर आएंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। डिसूजा की उंगलियां पिस्टल के ट्रिगर पर कस गईं, किंतु उसके फायर करने से पहले गूंज उठा एक धमाका। धड़ाम! धमाके के जोर से उसका शरीर हॉल के फर्श पर आ टपका। प्रकट हुआ लूट गैंग का एक और प्रोटेक्टर, भगोड़ा। हा 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 हा, बेवकूफ, भूल गया था क्या कि लूट गैंग हमेशा एक प्रोटेक्टर के साथ चलती है। अपना काम निपटा कर कूच कर गया लूट गैंग। तभी उजड़े हुए कक्ष में प्रवेश किया। मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिसूजा। बुरी तरह तड़पते डिसूजा पर नजर पड़ी नागराज की। नागराज दौड़कर उसके समीप पहुंचा। मिस्टर डिसूजा, यह क्या हुआ? यह किसने किया मिस्टर डिसूजा? नागराज, बहुत देर कर दी मित्र तुमने। डिसूजा उस लूट गैंग के बारे में बताता चला गया। बुरी तरह सांस उखड़ने लगी थी अब उसकी। देखो ना नागराज, तुम्हारे आने तक मैंने तो तुम्हारी इंतजार की, किंतु अब बाकी काम तुम्हें खुद करना होगा। सैंडो के साथ उसका ध्यान रखना, वह आता ही होगा। तुम्हें अंधों को रोशनी जरूर देनी है नागराज। विदा, अलविदा। एक तरफ ढुलक गई उसकी निगाहें। सैंडो का दृढ़ स्वर गूंजा वहां। नागराज, अंधे बच्चों को रोशनी जरूर मिलेगी, मैं दूंगा तुम्हारा साथ। डैडी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी होगी नागराज। सैंडो, इस हैवान आदमी के मच्छरों को बहुत बुरी मौत दूंगा मैं, और मैं इस महान आदमी की राह पर चलकर लोगों को जिंदगी दूंगा नागराज। कुछ देर बाद पुलिस आई और मिस्टर डिसूजा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मिस्टर डिसूजा के डॉक्टरों को सौंप दिया गया मोरका नस्ल के सांपों का विष। हम शीघ्र ही वह दवा बना लेंगे जिनसे अंधे बच्चों की आंखों में रोशनी आ सके। थैंक यू डॉक्टर। मिस्टर डिसूजा की अंतिम इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। सैंडो को घर भेज नागराज चल पड़ा लूट गैंग की तलाश में। लूट गैंग के बारे में कोई जानकारी है? नहीं बाबा नहीं।
अंडरवर्ल्ड के शातिर लोगों तक जा पहुंचा नागराज। इस गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा लगता है ये बाहर के लोग हैं। अंडरवर्ल्ड यानी अपराध जगत के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हर छोटे बड़े अपराध की पूर्ण जानकारी होती है। नागराज, बम्बई का हर छोटा बड़ा अपराधी परेशान है कि ये कौन लोग हैं। मैं दूर करूंगा यह परेशानी। हर जगह मिले निराशाजनक जवाब के बावजूद भी नागराज दृढ़ संकल्प था। बेधड़क लूटपाट को देखते हुए संपूर्ण पुलिस डिपार्टमेंट सचेत हो चुका था। इतनी गश्त के बाद लूटपाट की कोशिश करना आत्महत्या जैसा प्रयास होता, किंतु वे शायद किसी नशे में थे, शायद दीवाने थे वो, क्योंकि उन्हें जैसे किसी अंजाम की परवाह न थी। जौहरी बाजार, हम है लूट गैंग। रास्ते में खड़ी रुकावट को रौंद कर घुस गए जौहरी बाजार में। आज की लूट सबसे बड़ी होगी। यहाँ तो हर तरफ लूटने के लिए कुछ न कुछ था। वाकई लूट गैंग की आज सबसे बड़ी लूट साबित होने वाली थी। पूरा लूट गैंग एकत्रित हो गया था जैसे वहां। चारों तरफ फैल जाओ, हर दुकान लूट लेनी है आज हमें। हर दुकान में जरूर लूट लेते आज, लेकिन आज उनके खूंखार इरादों पर पानी फेर देने के लिए वहां मौजूद था नागराज। लूट गैंग, लूट गैंग, वाह क्या सुंदर तालमेल है इन लुटेरों का। लूट गैंग। नागरसी दौड़ पड़ी दुकान का माल लूटते लुटेरों की तरफ। लूट गैंग। देखते देखते दोनों बंध गए नाग बंधन में। हाय, यह क्या सांप, सांप, सांप। दोनों के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था वह दृश्य। नागराज आ गया एक्शन में। लुटेरों, आखिरी लूट के लिए आए हो तुम। नागराज, लुटेरे थे 85 और वह था अकेला। आज फूटेगा भांडा लूट गैंग का। नागराज को देखकर अपराध जगत कांप उठता है, किंतु उन पर उसका खास फर्क पड़ता न दिखाई दिया। हथियार फेंक दो और आज खुद को कानून के हवाले कर दो। हमारी राह में जो आएगा मिटा दिया जाएगा। नागराज पर तो क्या इन गोलियों का असर होता। दाएं दाएं। हाँ, नागराज की फुंकार ने जरूर उनके होश मिटा दिए। फुस। लुटेरे तो बेहोश हुए, किंतु उनकी फायरिंग ने किसी को सचेत कर दिया होगा। और पल के 1000वें हिस्से में नागराज के सामने आ खड़ा हुआ बुचर। लूट गैंग के साथ ऐसा हंगामा पहली बार हुआ है बच्चे। उफ, क्या तो बहुत तेज है। और बुचर तेरी चमड़ी को छील कर तुझे इस गलती की भयानक सजा देगा। नागराज के शिकंजे में फंसा उसका हाथ। नागराज पर चाकूबाजी का असर नहीं चलेगा शैतान। फेंका नागराज ने लूट गैंग के उस हत्यारे को। लूट गैंग को अब कोई न बचा सकता। फुर्ती से खड़ा हुआ बुचर और एक साथ कई चाकू उछाल फेंके उसने नागराज की ओर। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा नागराज। खच खच खचा घुसते चले गए सभी चाकू नागराज के जिस्म में। कोई और होता तो बेशक यमलोक पहुंच चुका होता, किंतु नागराज खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि नागराज पर चाकुओं का असर नहीं होता। मूर्ख, क्या यह भी नहीं जानता तू? बुचर के आश्चर्य की सीमा ना रही यह दृश्य देखकर। नागराज की उस लंबी उछाल व ताकतवर किक ने उसके आश्चर्य को दोगुना कर दिया। अभी मुझे पूरे लूट गैंग को रोकना है बुचर, इसलिए तेरा खेल जल्दी समाप्त होना जरूरी है। बेहोशी के अंधकार में डूबता चला गया बुचर। लुटेरों की लूट पूरी जवानी पर थी उस समय। सोना चांदी हीरा जो मिले सब भर लो अपने बैग में। गन मास्टर के रहते कोई आपत्ति नहीं आने वाली। किंतु तभी बढ़ चढ़कर बोलते गन मास्टर G9 के गले में आकर पड़ी नागरस्सी। हम लूट गैंग हैं। उफ। और उसका शरीर ऊपर खिंचता चला गया। नागराज के अत्यधिक क्रोध से सामना हुआ गन मास्टर G9 का। अपराध और अपराधियों से सख्त नफरत है मुझे। उस ताकतवर घूंसे के फलस्वरूप गिर पड़ा गन मास्टर G9। लूट गैंग के प्रोटेक्टर को ललकारा है तुमने। नागराज पर दनादन फायर ठोकता चला गया। और लूट गैंग के प्रोटेक्टर की ताकत से वाकिफ नहीं है तू। मेरा कोई निशाना खाली नहीं जाता और गन मास्टर का कोई निशाना खाली गया भी नहीं, किंतु जब सामने नागराज खड़ा हो तो गोलियों को अपने असली होने पर शक होने लगता है। नागराज की कलाई सीधी हुई और नागानंद उठ चला गन मास्टर की ओर। इसका पिस्टल लेकर आओ नागानंद। अगले पल गन मास्टर G9 निहत्था हो चुका था। नागराज का कहर बरस पड़ा उस पर। धाड़ धड़ाक धाड़। नागराज बिजली का पुतला बना हुआ था आज रात। नागराज नीचे आया और तभी लुटेरे दुकान लूटकर बाहर निकले। आज बॉस बहुत खुश होगा, शाबाशी भी देगा। बहुत खुश थे लूट गैंग के लुटेरे, किंतु 2 पल की खुशी साबित हुई वह। साई साई। नागबंधन में जकड़े गए पांचों। आज बॉस बहुत दुखी होएगा और तुम्हें गालियां देगा बच्चों। तभी यह बम का धमाका, इसका मतलब धड़ाम। यह वही शख्स है जिसने मिस्टर डिसूजा की जान ली। नागराज की किंग ने उछाल फेंका भगोड़े को। तेरा अंत समय आ गया है। नीच व्यक्ति तू ही है जिसने मिस्टर डिसूजा की हत्या की थी। क्रोध की अधिकता व मार की पीड़ा में अंधे हुए भगोड़े ने बम उछाल फेंका। भगोड़े के अंदर के बारूद को सुलगा दिया है तूने। परिणाम था सभी सवारियां नष्ट हो गई। धड़ाम। जब धमाके की गूंज शांत हुई, नागराज के ठाकों ने गुजा दिए भगोड़े के कान। हा 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 हा। सुलगे हुए बारूद। अब लूट गैंग कैसे भागेगा? नागराज, अब तू जीवित नहीं बचेगा। भगोड़े ने एक हैंड ग्रेनेड का पिन खींच लिया। इससे पहले कि वह उसे उछालता, नागराज ने 4 सेकंड में फटेगा ना यह बम। जकड़ लिया उसका हैंड ग्रेनेड थामा हुआ हाथ। उछला नागराज और फट पड़ा हैंड ग्रेनेड। नागराज के मुंह से टकराया हथौड़ा। होश संभालने मुश्किल हो गए नागराज के लिए। लूट गैंग के साथ नागराज के सामने खड़ा था तोड़ू। बहुत नुकसान पहुंचा चुका लूट गैंग को तू।
नागराज पर दोबारा वार किया तोड़ू ने। तोड़ू का हथौड़ा अब तेरा मुंह तोड़ देगा। नागराज की लात घूमी। मुंह कौन किसका तोड़ता है अभी पता चल जाएगा। उसकी लात हथौड़े से टकराई और हथौड़ा वापस तोड़ू को लगा। तोड़ू उस मार से अपने होश न संभाल सका। थड़ाक! नागराज उछला और तोड़ू को दबोच कर उड़ चला। नागराज तो चला बेटा, मारो एक दूसरे को, ठाएं ठाएं। तभी वातावरण गूंज उठा पुलिस सायरन से। पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा हथकड़ियां लगाने के लिए। लुट गैंग की बदनसीबी थी कि वह नागराज से टकरा गया। बोल, कौन है तुम्हारा बॉस और कहाँ है तुम लोगों का अड्डा? तपाका जेल के कैदी हैं हम। हमारा बॉस है मिस्टर 420 जेल में ही। नागराज के समोन में बंधा हुआ सब कुछ बकता चला गया। जेल का जेलर ले गया नागराज को मिस्टर 420 के सामने। लो मिल लो नागराज मिस्टर 420 से। अब इसने अपराध न करने की कसम खा ली है। सारे दिन किताबों में दिमाग लगाए रखता है। हाँ ठीक है, चलो मैं अंदर जाना चाहता हूँ। जेलर ने लॉक खोल दिया। नागराज अंदर प्रविष्ट हुआ। जेल चारों तरफ से पुलिस द्वारा घेरी जा चुकी है और सीबीआई का स्पेशल स्टाफ इस जेलर को और तुम्हें गिरफ्तार करने आ रहा है। जेलर और मिस्टर 420 के चेहरों पर उड़ने लगी थी हवाइयां। तभी सभी बैरकों के गेट खुलते चले गए और कैदियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। धाए धाए और भड़ाक! जेल की धरती फाड़ कर बाहर निकला पेड्रो। कैदियों के मसीहा, उनकी जिंदगी सुधार देने वाले मिस्टर 420 को कोई नहीं ले जा सकता। नागराज को घुसा जड़ दिया पेड्रो ने। डिशुम! मिस्टर 420 के मुंह से उबल पड़ा अट्टहास। हा हा हा, नागराज यह है पेड्रो। इसे अपने स्पेशल हार्मोन्स के इंजेक्शन देकर असीमित ताकतवर बना दिया है। इससे ना जीत पाओगे तुम। और फिर इसके दिमाग में है वह माइक्रोचिप्स जिसका निर्माण जेल में किया गया था। लूट गैंग के हर लुटेरे के दिमाग में विरूपित किया गया है। इसके कारण दिमाग से डर समाप्त हो जाता है और आदेश मानने पर हर लुटेरा मजबूर हो जाता है। अब इस जेल से जिंदा बाहर न निकल सकेगा तू। एक ही घूंसे में कोठरी के बाहर उछाल फेंका पेड्रो ने नागराज को। डिशुम! नागराज की तरफ बढ़ा पेड्रो। इसके घूंसों से दिमाग अब तक घूम रहा है। नागराज ने लेटकर पेड्रो के शरीर को अपने पैरों पर उठाया और खिड़की की तरफ उछाल फेंका। जंगला तोड़ता हुआ पेड्रो का जिस्म बाहर की तरफ बढ़ा। पक्की जमीन से सिर टकराते ही चूर चूर हो गया। हर बुराई का ऐसा ही बुरा अंत होता है। मिस्टर 420 जेलर, जेल के कैदी व जेल के अन्य भ्रष्ट कर्मचारी सीबीआई की गिरफ्त में आ गए। मिस्टर 420 को एक अन्य अत्यधिक सुरक्षित जेल में पहुंचा दिया गया। लूट गैंग के खात्मे से बंबई शहर में फिर शांति हो गई। मोरकर नस्ल के नागों के विष की मदद से बनी दवाई से डिसूजा चैरिटेबल अनाथालय के अंधे बच्चों की आंखों को मिल गई रोशनी। थैंक यू नागराज। थैंक यू कहो मिस्टर डिसूजा को। थैंक यू कहो इन डॉक्टरों को और इस नन्हे सैंडो को। टैन टैन टैन। सैंडो ने पिता की मूर्ति के आगे अपनी कसम दोहराई। नागराज, डैडी के महान कार्यों व महान इच्छाओं को जीवन देकर भी पूरा करूंगा। हर पुत्र को तुम्हारी ही तरह बनना चाहिए सैंडो। और फिर नागराज चल पड़ा अपने अनंत सफर पर। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगली कॉमिक्स तक आप अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।